देखिए, मुसलसल 2 साल से मैं वीडियोस देखते हुए आ रहा हूं। चंद शरपसंद लोगों की ये कोशिश है कि कैसे भी करके वक्फ बोर्ड को बदनाम किया जाए, मुस्लिम इदारों को बदनाम किया जाए, मुस्लिम लीडरों को बदनाम किया जाए, वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को बदनाम किया जाए। हकीकत क्या है कि ये लोग भी वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए थे एक ज़माने में, लेकिन इनकी कुछ दाल नहीं गल रही है। आज कोई इनको पूछ के नहीं देख रहा है, थूक के नहीं देख रहा है। इसकी वजह से आज किसी ना किसी उन्वान पर बीच में आ जाते हैं, मनधड़क इल्जामात लगा देते हैं और भाग जाते हैं। अगर कोई ठोस सबूत है तो सबूत रख के कोई बात करे। बिना कोई सबूत के, बिना कोई सर, बिना कोई पैर, बार बार उठाना, बार बार मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशंस लगाना। जब बीजेपी की हुकूमत थी, जब एक गैर मिनिस्टर होकर के बैठी थी, उस वक्त पर इनके मुंह में क्या लड्डू था? उस वक्त पर कोई सवाल करने के लिए हिम्मत जुर्रत क्यों नहीं किया? आज जब सब कुछ सही से चल रहा है, आज जाकर के हर एक चीज के ऊपर इल्जाम लगाना, तनकीद करना, हर एक चीज के अंदर से अकाउंटेबिलिटी पूछना। अरे पूछने वाले की सबसे पहले हैसियत क्या है, पहले वो तो जाने। हर बात में निकल के रखकर मिनिस्टर ये करे, मिनिस्टर वो करे, मेंबर्स वो करे, चेयरमैन की अपॉइंटमेंट ऐसा कहीं को हुई, उस दिन वो लोग एब्सेंट कहीं को रहे, इन्हों कहीं को नहीं आए, उनसे कहीं को नहीं। अरे जब बोर्ड चल रहा है, ये बोर्ड क्या आपको पूछ कर करेगा हर कोई काम? आपकी हैसियत क्या है? आपको किसी ने ये जिम्मेदारी दी है कि आप वक्फ बोर्ड के ऊपर निगरानी करें? आप क्या निगरानी करने के लिए आप उधर के कुछ हैं? जब आपके औकात खुद कुछ नहीं है। 2011 में आपने खुद इसी वक्फ बोर्ड का इलेक्शन लड़ा था, 10 वोट लेने की आपकी हैसियत नहीं है। आज उठाकर वीडियो बार बार बना देना। शाहीन एजुकेशन ट्रस्ट को जमीन दी गई वक्फ बोर्ड की जानिब से, क्यों दी गई, कितने में दी गई? अरे कोई छुपा छुपी खेल थोड़ी हो रहा है भाई। ये गवर्नमेंट एंटिटी है, एक इंस्टीट्यूशन है, हर चीज इधर रिकॉर्डेड है, बिना कोई रिकॉर्ड के, बिना। और एक मिनिस्टर का थोड़ी चलता बोर्ड के अंदर। बोर्ड पर चेयरमैन भी होता है, बोर्ड के अंदर मेंबर्स होते हैं, सब लोग मीटिंग करते हैं, कोरम होता है। अगर कोई अकलियत, अक्सरियत में कोई डिसीजन नहीं हो सकता है तो वो डिसीजन को होल्ड किया जाता है। ये सब कुछ रूल्स मालूम होने के बावजूद खामखा मनधड़क बेबुनियाद बातें, इल्जामात, इन चीजों के ऊपर वजाहत के लिए, उनसे सवाल करने के लिए बार बार ये जैसे मोदी के औलाद की तरह बर्ताव कर रहे हैं। इन्हीं लोगों की वजह से आज वक्फ बोर्ड के ऊपर इतनी बड़ी परेशानी आकर के है। ऐसे ही लोग हैं, हमारे ही आस्तीन के सांप है, इन्हीं की वजह से आज वक्फ बोर्ड के ऊपर इतनी बड़ी परेशानी आई है, इतने सारे सवालात खड़े हुए हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, तुम लोगों को मिल रहेगा क्या? क्या मिलेगा आप लोगों को सब कुछ करने से? हजारों के प्रॉपर्टीज हैं, वो चित्रदुर्गा की प्रॉपर्टी पकड़ के चेयरमैन को बदनाम करने की कोशिश करे। अब तो चेयरमैन का इंतखाब हो गया, अब मिनिस्टर के ऊपर आ गए। अब मिनिस्टर के ऊपर वो कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? अरे कोई चीज आपके सामने है, सबूत तो सामने आओ, लेकर क्या के रखो। मुझे कुछ लोगों ने बोला, मैंने लोगों से सुना, ये सुनी सुनाई बातों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस करके आज तक का इतना करप्ट मिनिस्टर मैंने नहीं देखा। अरे आप होते कौन है? आपकी औकात क्या है? अवाम के सामने अगर कच्चा चिट्टा खोल करके रखो तो मस्जिद के अंदर आने से आपको रोक लिया जाएगा, चप्पल से मार के मस्जिद के बाहर भगाएंगे। मुसलमानों में शादियां मुसलमानों से होती है। रिचा जॉय के साथ आपका रिश्ता क्या है? अवाम के सामने सुनाइए, सुनाइए आकर के। जब आप वीपी सिंह के पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, उस वक्त पर आपने मिल्लत के लिए, कौम के लिए क्या क्या किया? लिस्ट बना करके, वीडियो बनाकर बोलिए। है आपके पास कोई चीज जो आपने मिल्लत के लिए क्या हो? अरे कौन पहचानता है आपको? आपका नाम कौन पहचानता है? मैं तो मीडिया के सामने बैठा हूं, इन लोगों के सामने बोलो तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं अशरफ कौन है? नाम तो अशरफ है, काम तो पूरे शैतानियत के, हैवानियत के हैं। आपके घर में चोरी हुई, 70 लाख रुपए चोरी हो गई, आपने जाकर के आपके अहलिया कंप्लेंट लिखवा दी। आप वो कंप्लेंट वापस क्यों लिए? क्योंकि आपके पास हिसाब किताब नहीं था। अगर हिसाब किताब होता, प्रॉपर इनकम टैक्स बंदे होते, ये तो उस वक्त की बात कर रहा हूं जब मैं चड्डी पहन के घूम रहा था, मेरी छोटी उम्र थी, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे। बड़ी उम्र के हैं, आपकी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, वो रख करके चलिए। कौम की मदद करना, खिदमत करना, ये तो हर मुसलमान का काम है, करते जाइए। जमीर अहमद खान साहब आपने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया? जमीर अहमद खान क्या क्या किए हैं तो सारी अवाम जानती है। चामराज पे एक ईदगाह, खुदा की कसम खा करके बोलता हूं, अगर जमीर अहमद खान नहीं होते तो वो ईदगाह आज हमारा ईदगाह नहीं होता था। मैं कसम खा करके कह रहा हूं, रमजान का महीना, इस मुबारक मुकद्दस रात, अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, डीजे हल्ली, केजे हल्ली राइट्स के लिए जितने आंसू उन्होंने बहाए, जो लॉयर्स के लिए उन्होंने पैसा दिया, श्योरिटी अरेंज की, कौन कर दिया? दूसरा लीडर बताओ। जमीर अहमद खान के ऊपर इल्जाम, इतना करप्ट मिनिस्टर आज तक नहीं देखे। आपने क्या 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 खोल खोल कर रखूं?
रिचा जॉय के साथ आपका रिश्ता क्या है बताओ आवाम को लाकर। पहले आप मुसलमान हैं, इसको साबित करिए सामने आकर। मुसलमानों में शादी मुसलमानों से होती है। हराम चल रहा है आपका। कौन है मौलवी जो आपका निकाह पढ़ाया, उसका नाम ला दिखाओ सामने, निकाहनामा दिखाओ। मुसलमानों के निकाहनामे में मुसलमान नौशा, मुसलमान आरज का नाम होता है। रिचा जॉय, मैं इतना नीचे नहीं गिरना चाहता था, लेकिन मुसलसल 2 साल से मैं देखता हुआ आ रहा हूं, सिर्फ मनगढ़ंत बातों पर वीडियो बनाना, मनगढ़ंत बातें करना, मनगढ़ंत इल्जामात लगाना, ये सब नहीं चलेगा। वो गालिब के जमाने में था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। और आज वो सब कुछ नहीं है। ईद के फौरन बाद मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, मुतालबा होगा आपका और हमारा, जो भी इल्जामात आप लगाए हैं उसकी वजाहत होगी। अगर वजाहत नहीं किए तो उसके बाद आपने कहा कि मिनिस्टर का क्या हशर होगा, जमीर अहमद खान का क्या हशर होगा, ये बातों को साइड में रखिए। आपके साथ क्या हशर होगा, आवाम क्या करेगी, आपके मुंह पे कालिक थोपने का काम खुदा की कसम में करूंगा। आप ला करके सबूत दीजिए सामने, मिनिस्टर साहब के बारे में, प्रीवियस चेयरमैन के बारे में। अरे हजारों वक्त प्रॉपर्टीज लिटिगेशन में हैं, जाइए जाकर के सुलझाइए। सिर्फ एक चित्रदुर्गा की प्रॉपर्टी पकड़ कर बैठे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि वो जब चेयरमैन थे उस वक्त पर एक नालायक, एक निकम्मा, ये जिसके बारे में मैं इतनी सब कुछ बातें बोली, ये निकम्मा है सैयद अशरफ। अब ये नालायक के बारे में सुनिए, उबैदुल्ला शरीफ, हमारे ही एक इदारे में वक्फ बोर्ड की जगह में इनका एक पासबान पेपर चलता था, उसका भाड़ा नहीं बन पाए लोग, वहां से उनका सामान उठाकर फेंक के उनको वहां से खाली करवाया गया। आज भी बाकी है, आज भी बाकी है। इन्हीं के बारे में बता रहा हूं। बड़े मकान में शादी महल बनने के लिए वक्फ बोर्ड से 2 करोड़ रुपए इनको सैंक्शन किए गए, 20-30 लाख रुपए का काम हुआ है, आज तक वो काम अधूरा है। 1 करोड़ 70-80 लाख रुपए कहां गए, आज तक उसका हिसाब किताब नहीं दिया गया है। ये चोर चक्के खुद इनके दामन पे इतने सारे कीचड़। एक और है सीरियल नंबर 3161 KSBA/MSc/61/BNU/1819 की वक्फ की एक रिपोर्ट है ये, जिसके अंदर 2019 का वक्फ बोर्ड का सर्कुलर है, इर्रेगुलरिटीज एंड नेग्लिजेंसीज इन कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ, प्रेसिडेंट ऑफ 2 वक्फ इंस्टीट्यूशंस मिस्टर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ। जो इर्रेगुलरिटीज नेग्लिजेंसेस आपके ऊपर इल्जामात हैं, वो इल्जामात को आप साबित करिए आकर के सामने कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं साफ हूं, शफाफ हूं। हजरत मानिक शाह, हजरत छोटे शाह दरबार के एवेन्यू रोड में जो दरबार है उसके आप प्रेसिडेंट रहे, 3 साल तक आपको एक्सटेंशन दिया गया, उसके बाद भी आप रहना चाहे, ट्रिब्यूनल का फैसला था आपको निकाल दिया जाए, उसको ले जाकर आप हाईकोर्ट तक ले जाकर के चैलेंज करें। अरे बोर्ड को बदनाम करने में पहले दिन से आप ही लोगों की साजिश है, मैं बता रहा हूं। और बहुत सारी चीजें हैं। धर्म सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे, ये सैयद अशरफ के नॉमिनीज को 2 BDA के साइट दिए गए, फिर वही नॉमिनीज जाकर के इनके खिलाफ कंप्लेंट दिए कि वो साइट हमने मिले नहीं, इन्होंने रख लिए। ये सब बातें वाजे करो आप आकर के पब्लिक के सामने, खामखा झूठे इल्जामात। अब तो आप वक्फ बोर्ड से हट करके हज कमेटी पर बात करने वाले हो गए। अरे हज कमेटी एक पाक साफ इदारा है, जहां पर सिर्फ अल्लाह की, मतलब वो जो पिलग्रिम्स यहां से जाते हैं, हुज्जाज इकराम, उनकी खिदमत होती है। वहां पर झूठे इल्जामात लगाकर कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, तो आप कोर्ट के बाप हैं, आप सवाल करने की औकात कैसे रखते हैं? आप हैं कौन? पब्लिक के सामने आए। ये आखिरी बार मैं बोल रहा हूं, खुदा की कसम खा करके बोल रहा हूं, ये मैं अकेला बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। कल के दिन अगर एक भी वीडियो बोर्ड को बदनाम करने या चेयरमैन को बदनाम करने या उलमा इकराम को बदनाम करने या वहां के मेंबर्स जो है वक्फ बोर्ड के, उनको बदनाम करने, कोई एक भी साजिश आपने रची, खुदा की कसम ईद के बाद इसका बराबर मुतालबा होगा, आपको सामने आना होगा। जो भी इल्जामात जिन किसी पर आपने लगाए हैं, इन सब की वजाहत आपको करनी होगी। हर दौर में ऐसे लोग हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऐसे लोग बुतों को रखकर आ जाते थे, नवाब सिराजुद्दौला के जमाने में भी थे, हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में भी थे। ऐसे लोगों की वजह से मिल्लत की शिकस्त, मिल्लत की हलाकत, ये सब ऐसे ही लोगों की वजह से होता है। एक बात आपके सामने खुल करके रखना चाहता हूं, जो शख्स उबैदुल्ला शरीफ आज बैठ करके सवाल कर रहा है, ये वाहिद ऐसा KMDC का चेयरमैन रहा है जो सिटिंग चेयरमैन को पुलिस आकर के अरेस्ट करके ले जाती है,
करप्शन चार्जेस पर। और करप्शन चार्जेस किसने लगाए? एक ऑटो ड्राइवर लगाता है। ऑटो सैंक्शन करने के लिए जो पैसे वक्फ बोर्ड, इससे केएमडीसी से, माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से जो पैसे दिए जाते हैं, उसके अंदर से रिश्वत लेने के लिए जो पैसे मार के लोग खाए थे, ये उबैदुल्ला शरीफ खाए थे, उसकी वजह से लोकायुक्ता ने इनको सिटिंग चेयरमैन को अरेस्ट करके लेकर के गई थी। ये आकर के आज सवाल कर रहे कि मिनिस्टर साहब ने क्या किया, मिनिस्टर साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले मिल्लत के जो मसले हैं उसको आप सुलझाइए, आप ऐसा नहीं ऐसा करिए, इनका अपॉइंटमेंट ऐसे क्यों करवाए। अरे जो भी आप सवाल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, आप अपनी हैसियत बताइए, क्या हैसियत में सवाल कर रहे हैं? सवाल करने का हक अगर सभी को है, अगर आप सवाल कर रहे हैं कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद मुसलमानों को क्या की क्या नहीं की, तो पहले जो आस्तीन का सांप बाजू आपके बैठा है वीडियो में, उनको बोलिए कि केपीसीसी के पोजीशन से आप इस्तीफा दें पहले। उबैदुल्ला शरीफ जो करप्ट केएमडीसी का चेयरमैन, लोकायुक्ता जिसको अरेस्ट की थी, वो उबैदुल्ला शरीफ को बोलिए कि केपीसीसी का जो पोजीशन आज भी उनका है, वो पोजीशन से इस्तीफा दें। मैं बदजबानी कभी नहीं करता, बदकलामी कभी नहीं करता, लेकिन मुसलसल 2 साल से इनके पीछे लगा हूं। ये लोग बार बार जो वीडियोस बनाते हैं, अरे ताहा एजुकेशन ट्रस्ट को जमीन दी गई तो क्यों दी गई, शाहीन एजुकेशन ट्रस्ट को जमीन दी गई तो क्यों दी गई। शाहीन एजुकेशन ट्रस्ट जितना आज मुसलमान बच्चों के लिए कर रहा है, उसका 1% आप करके दिखाइए। किसी एक बच्चे की फीस तो भरिए, किसी एक बच्चे की जिम्मेदारी तो उठाइए, फिर आकर के सवाल करिए। चित्रदुर्गा हम लोग गए थे, वहां आधा एकड़ भी जमीन नहीं है, वहां की कमेटी खड़ के बोल रही है कि भाई देखो यही जमीन है, वीडियो करके अपने जी सलाम वाले दिखाए हैं सब कुछ कि यहाँ पर वो जगह है, बीच में जो है वो कॉलेज, वो जो ये बना गया है उसके अलग रिकॉर्ड्स हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। इतने सालों से 85 से लेकर 25 तक कितने साल गुजर गए, 40 साल से आज उठ करके आप सवाल जवाब कर रहे हैं। जब बीजेपी की हुकूमत थी आपका लड्डू खा रहे थे, क्यों नहीं पूछे आप लोग? अगर कुछ ऐसा है भी, अल्लाह ना करे, तो जाएं, आपको किसने रोका है? क्या चेयरमैन आपसे दूर है? क्या मिनिस्टर आपसे दूर है? जाइए, जाकर के बोर्ड में बैठिए, पूछिए ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ऐसा हुआ है, इसकी वजाहत करिए। क्यों नहीं पूछ सकते आप? इसका मतलब क्या है? बार बार आप निकल कर आके वीडियो बनाते हैं, इसके पीछे कौन है, ये आपकी क्या साजिश है, ये आप क्यों कर रहे हैं, ये सब कुछ खुलकर आपका कच्चा चिट्टा ईद के बाद सबके सामने रखना चाहता हूं। इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि ईद होने के बाद मैं तो ओपनली अवेलेबल हूं, आप दोनों को भी आना चाहिए, अक्रॉस द टेबल बैठ के इसका यही मीडिया के सामने मुतालबा होगा। आप जो भी इल्जामात लगाएं उसको आपको प्रूव करना होगा, वरना मुंह पे कालिम थोप करके वहां से उठाकर थूक के हकाल दूंगा, भेजूंगा, ये जुबान है मेरी। तो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें जो गुस्सा जाहिर किया गया है, नए चेयरमैन जो बने हैं वक्फ के, उसमें जो मेंबर एब्सेंट थे, नहीं आए थे, वो क्यों नहीं आए थे, ये उन्होंने सवाल किया है और बताया कि मिनिस्टर के अपॉइंट किए हुए ये मेंबर्स नहीं हैं, बल्कि बोर्ड की तरफ से अपॉइंट किए गए, तो ये गैर हाजिर क्यों हुए हैं? जो भी है, वो जो मेंबर बने हैं वो उनका फैसला है, अटेंड करना नहीं करना ये उनका इख्तियार है ना। आपका मेरा वोट तो नहीं चलेगा वक्फ बोर्ड में, उन्हीं को तो वोट देना था, उनकी पसंद का अगर चेयरमैन नहीं आ रहा तो वोट नहीं देते, बात सिंपल है। इसके लिए एब्सेंट हुए थे। अब इसके अंदर ये क्या कि मतलब इसी को चेयरमैन बनाना, उसी को चेयरमैन, भाई उनका इख्तियार है, उनका वोट है, लेकिन वो मीटिंग थी, तो मीटिंग में उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है, इसके ऊपर कोई सवाल, मिनिस्टर साहब खुद एब्सेंट थे, कौन सवाल कर सकता है? वो उनकी मर्जी है। ये इदारा जो है ना, ये मिनिस्टर के नीचे है। पहले उस मुकाम पर तो ये लोग पहुंचे हैं, उस मुकाम तो दूर की बात, वो बोर्ड की सीढ़ियों तक तो पहुंचे हैं। पहले कुछ मुकाम तो बनाए, पूछने वाले का किरदार क्या है, पूछने वाला कौन है, पूछने वाले की शख्सियत क्या है, पिछला इसने क्या किया है। भाई आप कौम के लिए, मिल्लत के लिए जब भी प्रॉब्लम्स है, क्या आप सामने आकर के एक स्टेटमेंट दिए कहीं पर? क्या आपने किसी लड़ाई लड़ी है? अब मैसूर के अंदर इतना बड़ा ये हुआ, आप गए थे मैसूर, मिले थे उन लोगों से? हमारा मंगलूर के अंदर 2 बच्चों का जो कत्ल हुआ, आप उनके घर जाकर के पैसे दिए थे, कुछ किए थे, लेकिन कौन किए थे, क्या किए थे, तो मैं खुलकर नहीं बोल सकता, क्योंकि देखिए मीडिया में जब बैठ करके हम लोग बोलते हैं ना, तो इन बातों को गैर भी सुनते हैं और इसका गलत फायदा उठाते हैं, तो इसकी वजह से मैं खुल करके आपको नहीं बोल सकता। लेकिन अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, मैंने जो गिनवाया आपसे, सबसे बड़ी बात बताता हूं, वक्फ अमेंडमेंट बिल मोदी सरकार लेकर के आ रही है, 2 तारीख को प्रेजेंट होगी, वो पास होगी नहीं होगी अल्लाह के हवाले, जो भी होना है। बहरहाल कर्नाटक की हुकूमत ने एक रेजोल्यूशन पास करके ओपनली ये कहा है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसको हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। अब ये इसके पीछे किसका हाथ है? अशरफ का, उबैदुल्ला शरीफ का,
ये चीफ मिनिस्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेना तो 10 दिन वेट करना, वही जगह पर मिनिस्टर साहब को सिर्फ एक फोन कॉल की देरी है। कौन की है ये रेजोल्यूशन जो कर्नाटक की हुकूमत ली है, किसकी वजह से ली? अल्लाह ताला हमारे इन लीडर्स को, हारिस साहब हैं, रिजवान अरशद साहब हैं, हमारे रहीम साहब हैं, हमारे तनवीर सेठ साहब हैं, सबसे अव्वल पर नसीर साहब हैं, हमारे जमीर अहमद खान साहब हैं, ये सब लोग मिलकर के इनका एक डिसीजन है जो गवर्नमेंट के सामने रखते हैं कि भाई हमें ये चीज को इंप्लीमेंट नहीं करना है। हमारे मसाजिद पर उंगली उठेगी, हमारे मदारिस पर उंगली उठेगी, हमारे कब्रस्तानों पर उंगली उठेगी, बहुत सारी चीजें हैं। वक्फ बाय यूजर एक चीज है, उसको खत्म कर दिया जा रहा है। तो जमाने से 300 साल से अगर आप एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं या एक जगह पर आप खबरें दफना रहे हैं, उन सब जगहों पर उंगली उठेगी। तो इसकी वजह से तो बोल रहे हैं कि भाई ऐसी बातें मत करो, जो भी डिसीजन लेना है, जो आदमी एक मुकाम पर पहुंच गया उसकी इज्जत करो, कदर करो। अगर वो आदमी थोड़ा कायल है, नहीं हो रहा उनसे काम, तो आप जाकर के रिक्वेस्ट करो। जमीर भाई अपने फेसबुक अकाउंट में, अपने इंस्टा अकाउंट में जब इनसे जाकर के मिलते हैं तो अपलोड करते हैं, मेट ऑनरेबल केपीसीसी मेंबर उबैदुल्ला शरीफ। इतनी इज्जत जब दे रहे हैं तो इज्जत बर्दाश्त नहीं। जिनका खाते हैं उन्हीं का गाना। अब हर चीज में खुल करके तो बोल नहीं सकता। हमारी बच्चियों के एजुकेशन के लिए इन लोगों ने क्या किया? हमारी कौम मिल्लत के लिए ये दो, एक निकम्मा एक नालायक, ये निकम्मा नालायक इनकी टीम याजूज माजूज की, ये लोग क्या किए मिल्लत के लिए आज तक? खुलकर आकर के सामने रखें बातों को। क्या इनके ऊपर एलिगेशंस नहीं है? ये जो इल्जाम लगा रहे हैं वो चाहते हैं कि कुछ वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज उनको मिले जिसकी का फायदा उठाएं, जो वो नहीं हो रहा है। इसके वास्ते कहीं वो कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे। इसी की वजह से मैं बोला कि देखो भाई, इन लोगों की ख्वाहिश कुछ और थी। इन लोग जो वक्फ इंस्टीट्यूशंस के प्रेसिडेंट बनकर के बैठे थे, सिंपल सी बात है, बड़े मकान की जिम्मेदारी इनको दी गई थी। 2 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे, 30 लाख का काम हुआ है, बकिया पैसों का हिसाब किताब नहीं है। हजरत मानिक शाह हजरत सोते शाह की जो दरबार है, 8 साल वहां पर आपको मोहल्लत दी गई, अब जाओ जाकर के काम करो, कुछ तो करो। लेकिन उसके बाद भी आप वहीं रह जाएंगे, ऐसे जैसे इनके अब्बा की प्रॉपर्टी है। तो इस मामले को कोर्ट ले जाने वाले कौन थे? तो बोर्ड को बदनाम करने वाले कौन थे? आप ही तो लोग हैं। आप ही की वजह से मोदी उठ करके बैठा आज कि हम वक्फ बोर्ड पे ये लाएंगे, वो लाएंगे, ये अमेंड करेंगे, ये रिफॉर्म लाएंगे। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जमाना चला गया। वो जो गालिब के जमाने में था तब वो बातें थी, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अब ऐसा नहीं है। अब ईद के फौरन बाद, क्योंकि रमजान में हम लोग कुछ सीज फायर मेंटेन करते हैं, रमजान में ईद के फौरन बाद अक्रॉस द टेबल बैठना होगा, जवाब देना होगा। जो भी इल्जामात लगे हैं 1 बाय 1 आपकी वीडियो में मैं पिन पॉइंट करके आपसे सवाल करूंगा। यही मीडिया होगी, आपको जवाब देना होगा हर बात का। अनवर बादशाह साहब पर आपने जो इल्जामात लगाए, आप मिनिस्टर साहब के ऊपर जो इल्जामात लगाए, बोर्ड मेंबर्स के ऊपर जो बोले, आपने ये भी कहा कि वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत सारे करप्ट ऑफिसर्स हैं। मंदड़क कुत्ते की तरह कहीं बैठकर भोग देना अलग बात होती है, सबूत के साथ, नाम के साथ आकर के फैक्ट्स पेश करना अलग बात होती है। ईद के बाद में बिठा करके मैं पूछूंगा आपसे, आपको जवाब देना होगा कि कौन वो ऑफिसर्स हैं जो करप्ट है। बिना नाम के, बिना कुछ जाने, बिना आप एकदम से ऐसे ही उठा करके इल्जामात नहीं लगा सकते। अब इनका कहना है कि इल्जाम से पाक, चाहे जो भी बने, जो मेंबर हो, चेयरमैन हो, इल्जाम से पाक रहे। तो आप ऐसे एलिगेशंस रहने वालों को आप रिश्तेदार देंगे तो हाल क्या होगा मिल्लत? पिछली हुकूमत पर यह इल्जाम लगा कि वो 40% गवर्नमेंट है। इन्वेस्टिगेशन हुआ, डिटेल सामने आए। आप तो जब हम पैदा भी नहीं हुए थे उस जमाने से आप पॉलिटिकल पोजीशंस में हैं। आपने क्या किया? मिनिस्टर साहब तो आ जाए ना भाई 2 साल पहले, इससे पहले जितने भी चीजें हुए हैं उसके लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? कोई चीज ऐसी अगर हो रही है तो डॉक्यूमेंट लाओ। भाई ये देखो, ये डॉक्यूमेंट है, इस दिन ऐसा हुआ था। बोर्ड तो आपसे दूर नहीं है, आप बोर्ड में जाकर के पूछ सकते हैं। मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूं, खुद आपके ऊपर इल्जामात लगे हैं। मैं तो 2019 का सर्कुलर सीरियल नंबर के साथ पढ़ करके बताया हूं। तो आप क्या हक रखते हैं? मॉरलिटी कहां है आपकी? मॉरल अथॉरिटी कहां है सवाल पूछने की? इल्जाम हो सकते हैं, लेकिन ये जो अहदे दिए जा रहे हैं, इनको जो जिम्मेदारी दी जा रही है, वो कम से कम वो शफाफ लोग। पूरे वक्फ बोर्ड में अगर कोई एक चीज भी ऐसी वैसी होती है तो जिम्मेदारी, जो भी सवाल जवाब होगा, जिसको भी अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, वो सबसे पहले मिनिस्टर होगा। तो ये मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी टीम को चुन ले। एक क्रिकेट मैच जब खेली जाती है तो जीतने के लिए कैप्टन का इख्तियार होता है कि उसकी टीम कैसी रहे।
तो आज का कैप्टन कौन है जो उस मकाम पर पहुंचा? उसकी खुद की मेहनत पर, उसके खुद के काम पर आज अल्लाह ताला ने वो मकाम पर पहुंचाया है। तो उनकी टीम वो चुन लेंगे, अब जिसका अपॉइंटमेंट करना है वो करेंगे। रियासत के बड़े बड़े लीडर्स जो हैं अली बाबा के हक में बात कर रहे हैं, तो मिनिस्टर साहब अपनी जिद पर कायम थे कि अनवर बादशाह चेयरमैन, तो इस वजह से तनाजा पैदा हुआ। ऐसा होता है भाई, जो कैप्टन है उसकी ख्वाहिश है कि भाई ये आ जाए, नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप मनगढ़ंत इल्जामात लगाओ। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप चूंकि मिनिस्टर साहब ने ऐसे चाहा, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा है। मतलब बेबुनियाद बातें हो गई ना। मतलब खुलकर कुछ तो कहें कि जब ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे उस वक्त पर ये हुआ था, ये सरासर गलत हुआ, इसकी वजह से हम कह रहे हैं कि इसको चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए। भाई ये होता है ना, मिनिस्टर हैं तो वो चाहते हैं कि उनकी टीम में ये रहे वो रहे, जो भी है वो उनका इख्तियार है ना। पूछने वाले की किरदार पर मैं सवाल कर रहा हूं। पूछने वाले जो हैं वो क्या पहली बात मुसलमान हैं? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। हमारे यहाँ शादी मुसलमानों से हो जाती है। आए आकर अवाम के सामने जवाब दें कि आप हैं कौन। हमारी कौम की बच्चियां कम पड़ गई थी। सवाल पूछना कोई गलत जो है सवाल पूछिए, बेबुनियाद सवाल मत पूछिए ना। निजी जिंदगी इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में निजी जिंदगी नहीं है, निकाह नामा होता है। निकाह नामे में बिनते कौन, स्टीफन, पीटर, ये नहीं चलता मस्जिदों में। मस्जिदों में जब नाम पड़ता है तो एक मौलवी एक खाजी जब निकाह करते हैं तो वो दोनों मुसलमान होना चाहिए सबसे पहले। ये मनगढ़ंत बातों का सवाल मेरे सामने मत करिए। निजी जिंदगी इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में जिंदगी ओपन है, पाक साफ शफाफ है। कोई मंदिर में जाकर के 6-7 फेरे फेर के नहीं आ जाते। मस्जिद में बात होती है, निजी जिंदगी नहीं होती। निकाह ऐलान करो, निकाह का ऐलान करो, ये ताकीद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। निकाह का ऐलान होता है, मस्जिद में निकाह होता है। मैं जो इंसान जिस इंसान के बारे में सवाल कर रहा है, मैं उसके किरदार के बारे में आवाम के सामने पेश कर रहा हूं कि इनकी शख्सियत ये है, इनके ऊपर ये इल्जामात हैं। सिटिंग चेयरमैन करप्शन चार्जेस पे अरेस्ट हो जाता है। 2011 में इलेक्शन के लिए आप कंटेस्ट करते हैं, 10 वोट लेने की हैसियत नहीं आपकी। आकर के आज आप सवाल कर रहे हैं किससे, और आप समझा रहे हैं मिनिस्टर को, और मिनिस्टर को आप सवाल कर रहे हैं कि आपकी हैसियत क्या है। 2B सर्टिफिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं, आपको रूल्स नहीं मालूम है। रूल्स मालूम करके सवाल करिए ना।